हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम हीट एंड मास बैलेंस का 6th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इवेपोरेटर के लिए एनर्जी बैलेंस कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Payos. Learn the smarter way. मान लो ये हमारे पास इवेपोरेटर है। इवेपोरेटर का काम मैंने पहले भी बताया था। इवेपोरेटर क्या करता है, जो भी आपका वीक कॉन्सेंट्रेशन वाला लिक्विड है उसमें से वेपर्स इवेपोरेट करके कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बनाता है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या क्या एज्यूम किया है, ये यफ जो है वो फीड फ्लो रेट है, वी मतलब वेपर फ्लो रेट और यल मतलब लिक्विड फ्लो रेट। ओके, उसके बाद यक्स हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, यक्स मतलब जो भी लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब जो भी लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यक्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर यक्सेप आप लिखते हो तो इसका मतलब होगा जो भी लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसका फीड में कॉन्सेंट्रेशन कितना है। उसके बाद यक्सवी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन वेपर, और यक्सएल मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन लिक्विड। ओके, उसके बाद वाई हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ओके, अगर आप वाई एफ लिखते हो तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन फीड, वाई वी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन वेपर, एंड वाई एल मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स इन लिक्विड। क्लियर है? ओके, उसके बाद टी एफ मतलब टेम्परेचर ऑफ फीड, टी एस मतलब टेम्परेचर ऑफ स्टीम, टी एल मतलब टेम्परेचर ऑफ लिक्विड और टी वी मतलब टेम्परेचर ऑफ वेपर। उसके बाद जो भी सीपी हम यूज़ करेंगे वो स्पेसिफिक हीट के लिए यूज़ करेंगे। सी एफ मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ फीड, एस मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, वी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर और एल मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। ओके, उसके बाद एच जो है वो हम एंथैल्पी के लिए यूज़ करेंगे। एच एफ मतलब एंथैल्पी ऑफ फीड, एच एस मतलब एंथैल्पी ऑफ स्टीम, एच वी मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपर, एच एल मतलब एंथैल्पी ऑफ लिक्विड। ओके, उसके बाद लैम्बडा हम यूज़ करेंगे लैटेंट हीट के लिए। ओके, लैम्बडा एस मतलब लैटेंट हीट ऑफ स्टीम, लैम्बडा वी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपर, लैम्बडा एल मतलब लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड एंड लैम्बडा एफ मतलब लैटेंट हीट ऑफ फीड। देखो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि उसका यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे। ओके, क्लियर है हमने यहाँ पे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ की है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने जो भी इवेपोरेटर है उसका प्रेशर P1 एज्यूम किया है। ओके, ये प्रेशर एज्यूम करना हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इवेपोरेटर के अंदर प्रेशर होगा उसके ऊपर ही जो भी लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा। ये हमने देखा था। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसीलिए जो भी इवेपोरेटर है उसमें कितना प्रेशर है वो आपको पता होना ज़रूरी है। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमने जो भी बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया है वो TBP1 लिखा है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एट प्रेशर P1। क्लियर है? ओके, उसके बाद यहाँ पे जो यस है वो डिनोट कर रहा है स्टीम फ्लो रेट को। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने मटेरियल बैलेंस कैसे लिखना है वो देखा था, उसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं क्योंकि ये भी आपको इस वीडियो में ज़रूरी है। देखो मटेरियल बैलेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस अप्लाई करना है। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस कैसे अप्लाई करोगे, इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट। ओके, इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट मतलब क्या है, अंदर आप क्या क्या डाल रहे हो, सिर्फ फीड जा रहा है। देखो यहाँ पे स्टीम एंटर हो रहा है लेकिन इवेपोरेटर में डायरेक्ट हीटिंग नहीं होता है। जो भी स्टीम है वो फीड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में होता है, अंदर से फीड मूव करेगा और बाहर स्टीम मूव करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो हमें स्टीम इसमें ऐड नहीं करना है। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ यफ ले रहे हैं। ओके, उसके बाद यफ इज इक्वल टू आउटलेट में आपको क्या क्या मिल रहा है, वेपर प्लस लिक्विड। क्लियर है ओवरऑल मटेरियल बैलेंस? ओके, उसके बाद आपको कंपोनेंट बैलेंस लिखना है, कंपोनेंट बैलेंस फॉर लिक्विड फेज। ओके, अगर आप लिक्विड मतलब लो वोलेटाइल कंपोनेंट, ओके, लो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए मटेरियल बैलेंस लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, यफ इंटू एक्स एफ इज इक्वल टू वी इंटू एक्स वी
प्लस यल इंटू एक्स यल। क्लियर है? हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी यक्स है वो हम लो वोलेटाइल कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं और जो भी आगे का सफिक्स है वो उस फेज को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? ये इक्वेशन कैसे आया? ओके। उसके बाद तीसरा हमें लिखना है कंपोनेंट बैलेंस फॉर वेपर फेज। इसका मतलब मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए कैसे लिखोगे आप? एफ इंटू वाई एफ इज इक्वल टू वी इंटू वाई वी प्लस यल इंटू वाई एल। क्लियर है? ये इक्वेशन कैसे आ रहे हैं? ओके। इसका यूज कैसे करना है इसके लिए हमने एक एग्जांपल पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटीज नोन रहती है, कुछ क्वांटिटीज अननोन रहती है और जो भी क्वांटिटीज अननोन रहती है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको मटेरियल बैलेंस अप्लाई करना पड़ता है। मटेरियल बैलेंस करते हैं मतलब क्या करते हैं? कुछ क्वांटिटीज हमें नोन रहती है, कुछ क्वांटिटीज हमें अननोन रहती है। जो भी अननोन क्वांटिटीज है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मटेरियल बैलेंस अप्लाई करते हैं। मतलब देखो, बचपन से आप मटेरियल बैलेंस अप्लाई करते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा तो मैं आपको, देखो, आप जब भी आपका बर्थडे रहता था तब आपको कितने चॉकलेट्स लाने हैं वो आप कैसे डिसाइड करते थे? सबसे पहले आप देखते थे, मान लो ये आपका चॉकलेट का बॉक्स है, ओके, अब इसमें कितने चॉकलेट्स होने चाहिए वो आप कैसे डिसाइड करते थे? क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 चले जाएंगे। उसके बाद आपके 3 बेस्ट फ्रेंड हैं तो उनको आप 3 डबल चॉकलेट्स देंगे। उसके बाद 6 सीनियर आपके दोस्त हैं तो उनको दोगे। उसके बाद 4 जूनियर आपके दोस्त हैं तो उनको दोगे। तो आपको टोटल कितने चॉकलेट्स लाने पड़ेंगे? 43 और 10 53। क्लियर है? मतलब जो भी इनलेट रहेगा वो आपका 53 रहेगा। जब आप 53 चॉकलेट्स फीड में रहेंगे तभी आपका आउटलेट मैच होगा। समझ रहे हो? यही मटेरियल बैलेंस हम बचपन से करते आ रहे हैं और इसीलिए हमें मटेरियल बैलेंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहाँ पे भी वैसे ही है। आपको कभी कभी वेपर्स पता रहते हैं, लिक्विड पता रहते हैं, फीड कैलकुलेट करना है, या फिर फीड पता रहता है, लिक्विड आप मेजर करते हो तो वेपर्स कितने जनरेट हो गए वो कैलकुलेट करना है। इसके लिए अलग अलग इक्वेशंस हम बनाते हैं। क्लियर है मटेरियल बैलेंस? ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर आप लिक्विड के लिए कंपोनेंट बैलेंस लिख रहे हो तो उस केस में जो भी वेपर्स है वहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे कोई भी लो वोलेटाइल कंपोनेंट नहीं जाएगा, जिसके कारण ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। ओके। इसके कारण यहाँ पे जो भी इक्वेशन आपका बनेगा वो रहेगा एफ इंटू एक्स एफ इज इक्वल टू यल इंटू एक्स एल। क्लियर है? ओके। उसके बाद अगर आपको एनर्जी बैलेंस करना है, ओके, एनर्जी बैलेंस करते समय आपको एक जनरलाइज इक्वेशन याद रखना है, वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू एक्सटर्नल। ओके। अब देखो यहाँ पे जो भी डेल्टा एच है वो एंथैल्पी आउट माइनस एंथैल्पी इन रहेगा, इज इक्वल टू क्यू एक्सटर्नल। अब कई बच्चे ये पूछेंगे H1 माइनस H2 किया तो क्या होगा? देखो सिस्टम समझ लो आप। यहाँ पे क्या है? ये आपका इवेपोरेटर है, ओके। इवेपोरेटर में यहाँ पे आप फीड दे रहे हो और यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, ओके। तो जो भी आउटलेट में एंथैल्पी मिलेगा, देखो फीड के पास कुछ H1 एंथैल्पी है, आप हीट दे रहे हो तो H2 एंथैल्पी जो भी रहेगा वो H1 से ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हो? इसलिए आपको यहाँ पे H2 माइनस H1 करना है। अगर आप ऐसा एज्यूम करते हो कि आप इस सिस्टम से हीट रिमूव कर रहे हो, ओके, अगर आप हीट रिमूव कर रहे हो तो क्या होगा? H2 आपका लेस होगा H1 से, मतलब इस केस में आपको H1 माइनस H2 करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन डेल्टा H का मतलब ही रहता है H2 माइनस H1, तो इस केस में आपका ये Q है वो मैच नहीं होगा। तो उस केस में देखो, हमने और एक स्टेटमेंट पढ़ा था, अगर आप सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो तो आपको Q को पॉजिटिव लेना है, अगर आप सिस्टम से हीट रिमूव कर रहे हो तो आप Q को नेगेटिव लोगे। इसीलिए जब भी आप सिस्टम से हीट रिमूव करोगे तो उस केस में भी आपको H2 माइनस H1 कंसिडर करना है और यहाँ पे जो Q रहेगा वो माइनस Q आएगा। समझ लो? यहाँ पे हम हीट ऐड कर रहे हैं इसलिए हमने प्लस Q कंसिडर किया है। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं या फिर आपको इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, आपको अलग अलग क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी पड़ती है और इसीलिए हम मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लेकर भी समझाया। अब देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है? हीट कैलकुलेट करना है। मतलब आपको कितना हीट देना पड़ेगा, मतलब Q एक्सटर्नल।
अगर आपको क्यू एक्सटर्नल कैलकुलेट करना है तो इसलिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, H2 माइनस H1। देखो आउटलेट में टोटल एंथैल्पी कितनी है, वेपर में एंथैल्पी है HV प्लस लिक्विड में कितनी एंथैल्पी है L इंटू HL माइनस इनलेट में कितनी एंथैल्पी रहेगी F इंटू HF इज इक्वल टू Q एक्सटर्नल। क्लियर है। Q एक्सटर्नल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, V इंटू HV प्लस L इंटू HL, यह आपका आउटलेट का हो गया माइनस इनलेट का, इज इक्वल टू Q एक्सटर्नल बन गया। समझ रहे हो? ओके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है, जब भी आप एनर्जी बैलेंस करोगे तो आपके जो भी यूनिट्स रहेंगे वो किलोजूल पर आवर में रहेंगे, किलोजूल पर आवर। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो वेपर्स का यूनिट क्या है, केजी पर आवर। ओके। इनटू एंथैल्पी का यूनिट क्या है, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। अब ये केजी केजी कैंसिल हो जाएगा और हमें यूनिट क्या मिलेगा, किलोजूल पर आवर। क्लियर है। उसी तरह ये जो भी क्यू रहेगा इधर ये हमें वैट में रहता है, वैट मतलब जूल पर सेकेंड, लेकिन इस कैलकुलेशन से हमें जो मिलेगा वो किलोजूल पर आवर में मिलेगा। उसे अगर आपको वैट में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इसको 1000 डिवाइडेड बाय 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको ये जो भी क्यू है वो वैट में मिलेगा। क्लियर है? ओके। अब देखो आपको क्यू एक्सटर्नल ही कैलकुलेट करना है, लेकिन आपके पास एंथैल्पी नहीं है। अगर आपके पास एंथैल्पी नहीं है तो आपके पास टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट, ये 3 वैल्यू होने ज़रूरी है। ओके। अगर आपको एंथैल्पी को रिप्लेस करना है तो आप कैसे रिप्लेस करोगे, क्यू एक्सटर्नल ही कैलकुलेट करना है। ओके। तो वेपर्स के केस में आप कैसे लिखोगे, V इंटू एंथैल्पी। देखो यहाँ पे वेपर्स के केस में क्या है, जो भी टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे T वेपर्स हमने लिखा है, वो TV जो भी आपका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो भी आपका इवेपोरेटर में लिक्विड है उसी टेम्परेचर पे बाहर निकलेंगे, मतलब TV इज इक्वल टू TBP1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप mCp डेल्टा टी अप्लाई करते हो तो क्या होगा, Cp इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, 0 है, इसीलिए जो भी आपका सेंसिबल हीट रहेगा वो 0 रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आपका लैटेंट हीट देखना पड़ेगा। ओके। और लैटेंट हीट भी कब अप्लाई होगा, अगर आपका फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका फेज चेंज हो रहा है क्या, हाँ, जो भी आपके लिक्विड्स थे वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए, और वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके। V इंटू लैम्डा वी। क्लियर है? हमने लैम्डा वी कैसे लिखा। ओके। उसके बाद अगर आप लिक्विड का केस देखते हो, लिक्विड के केस में देखो L इंटू एंथैल्पी के लिए देखो यहाँ पे जो भी आपका टेम्परेचर मिलेगा वो TBP1 ही रहेगा। ओके। क्योंकि जो भी लिक्विड इवेपोरेटर में है उसी टेम्परेचर पे लिक्विड बाहर आएगा, इसलिए TL इज इक्वल टू TBP1 हो गया। और यहाँ पे अगर आप mCp डेल्टा टी अप्लाई करोगे तो डेल्टा टी आपका 0 है, क्योंकि TBP1 माइनस TBP1 0 हो गया। और यहाँ पे फेज चेंज भी नहीं हो रहा है, देखो आपका लिक्विड फेज ही था और लिक्विड फेज ही आपका बाहर मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी नहीं होगा और लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लैम्डा यल नहीं लिखा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पे लैम्डा यल होगा, लेकिन लैम्डा यल की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हमने लैम्डा वी नहीं लिखा और CPL भी नहीं लिखा। क्लियर है? ओके। अब अगर आप इस केस में लैटेंट हीट भी 0 है, स्पेसिफिक हीट भी 0 है, तो आप यहाँ पे HL 0 लिखोगे। क्लियर है? उसके बाद अगर आप फीड में देखते हो तो फीड का फेज चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फीड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट रहेगा, और वही हम यहाँ पे लिखेंगे F इंटू HF क्या रहेगा, फिर CPF इंटू डेल्टा टी क्या रहेगा। देखो आपका टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है, TBP1 तक बढ़ रहा है, और फीड कितने टेम्परेचर पे था, TF पे था। यहाँ पे डेल्टा टी जो रहेगा वो इनलेट टेम्परेचर, मतलब TF माइनस TBP1 रहेगा। क्लियर है? क्योंकि
जो भी डेल्टा टी हम हीट एक्सचेंजर में कंसिडर करते हैं वो इनलेट टेम्परेचर माइनस आउटलेट टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो रहेगी क्यू एक्सटर्नल की। क्लियर है, ये आपका जीरो हो गया, तो डायरेक्टली आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, क्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू फी इंटू लैम्बडा वी माइनस एफ इंटू सी पी एफ इन ब्रैकेट टी एफ माइनस टी बी पी वन। क्लियर है कैसे हमने इक्वेशन डिराइव करा? देखो, आपको कुछ नहीं करना है और ये फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है और उसी तरह अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा और इसमें जो भी अननोन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद कभी कभी क्या बोला जाता है आपको कि आप स्टीम का फ्लो रेट कैलकुलेट करो। स्टीम का फ्लो रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, अब आपके पास क्यू एक्सटर्नल मिल गया। ओके, क्यू एक्सटर्नल मतलब क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इनटू लैटेंट हीट ऑफ स्टीम। ओके, अब यहाँ पे आपको क्यू एक्सटर्नल आपने कैलकुलेट किया है, लैटेंट हीट ऑफ स्टीम आपको पता है, तो एम डॉट आप कैलकुलेट कर सकते हो, वही आपका मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रहेगा। क्लियर है? उसके बाद कभी कभी आपको इवेपोरेटर के लिए कितना एरिया लगेगा वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। तो एरिया कैसे आप कैलकुलेट करोगे, क्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। अब देखो, यहाँ पे आपके पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद डेल्टा टी आपके पास रहेगा। डेल्टा टी क्या रहेगा, डेल्टा टी मतलब टी बी पी वन माइनस टी एस, क्योंकि आपको टेम्परेचर कितना चेंज होगा, टी बी पी वन तक जाएगा ना, इसीलिए आपको यहाँ पे डेल्टा टी मिलेगा टी बी पी वन माइनस टी एस। उसके बाद क्यू एक्सटर्नल आपके पास है, आप एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन ये करते समय आपको हमेशा एक बात याद रखना है, क्यू का यूनिट क्या आप ले रहे हो, क्योंकि जब भी आप क्यू वैट में कैलकुलेट करते हो तो उसका यूनिट रहता है जूल पर सेकेंड, और इस इक्वेशन में जो भी आपको क्यू का वैल्यू मिलता है वो आपको मिलता है किलो जूल पर आवर। तो इसीलिए जो भी आपका कन्वर्जन फैक्टर रहेगा 1000 डिवाइडेड बाय 3600 या फिर 3600 डिवाइडेड बाय 1000, जहाँ पे भी आप कन्वर्जन कर रहे हो उस हिसाब से इन दोनों में से अप्रोप्रिएट कन्वर्जन फैक्टर आपको यूज़ करना है और आपको सही आंसर निकालना है। क्लियर है? ओके, चलो आज के इस वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Payos. Learn the smarter way.